हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने यह चैनल सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी ही शुरू करेंगे। तो कल हम क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम इसका चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। आज है अध्याय 1। इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी से पता लगाओ। ये आप लोग मानचित्र देख लीजिएगा जो इसमें बुक में दिया होगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। अब ये जो ब्लू कलर में हेडिंग है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी मानचित्र से रिलेटेड है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों को पता लगाओ। ये आप लोग करना ज़रूर याद रखिएगा। ये मानचित्र दिया गया है, इसी में से आप सारी जनजातियाँ ढूंढ लीजिएगा। चाहे तो ये जो ब्लू लाइन है इसको आप लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। देख लीजिए, ये है मानचित्र। इसी के में सब आपको पता लगाना है कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, कौन सी नदी कहाँ पे बहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस साइड में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा
और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, वो आप देख लीजिएगा। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके या गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पांडुलिपि के बारे में। ये हमारी कुछ पांडुलिपियाँ हैं, ऐसी रहती थी, जिसे कीड़े भी खा के नष्ट कर दिए हैं काफ़ी सारी। अब कुछ बची हैं जो म्यूज़ियम में रखी गई हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, देखिए जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उत्कीर्ण मतलब उसे लिखे जाते हैं, जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने उपदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रख सकते थे। इस साइड में कुछ दिए हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट दिए रहते हैं जो मेंस के आंसर राइटिंग लिखने में आपको मदद करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह
ये उतना कुछ कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये देखिए, मैं कुछ इसको मृदभांड भी कह सकते हैं, मृदभांड कहते हैं मतलब। ये इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, साइड में कुछ दिया है। खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा कीड़े लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद में बहुधा कपड़ों का अवशेष मिले होंगे? इस पे आप थोड़ा विचार करिएगा। पांडुलिपियाँ, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत का प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार, हम पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत को अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह से कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की गई है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जन्म
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 में अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियाँ का उल्लेख करेंगे। अभी कुछ इतिहास की तिथियों के बारे में लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं जितना पढ़ना है उसको हाईलाइट कर देता हूँ। अभी ये हमारे कुछ ऐसे लेटर मिले थे पुराने ज़माने में पांडुलिपियों में, ये भी आप इसको देख सकते हैं। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इसको आप वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कुछ नीचे भी रह गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ये भी सब पढूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें पढ़ के बताऊँगा। ये कुछ इसका वो है सुमेलित करने वाला। ये कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए ही उपयोगी है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ख़ासकर यूपीएससी बच्चों को अगर कोई हो आपके पहचान में तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।